नमस्कार, न्यूज 31 का खास प्रोग्राम प्रश्न प्रहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। बजट 2026 को लेकर चर्चा गर्म है। सरकार इसे विकास का रोड मैप बता रही है। सत्ता पक्ष का दावा है कि ये निवेश, पर्यटन, रोजगार और पहाड़ी इलाकों की कनेक्टिविटी में सुधार लाएंगे, लेकिन विपक्ष और जनता सवाल उठा रही है कि युवाओं के लिए स्थायी रोजगार कहां है, महिलाओं की सुरक्षा और आजीविका पर ध्यान कब आएगा, किसानों और सीमांत गांव की समस्याओं के लिए ठोस योजना कितनी है। हर बार बड़े ऐलान होते हैं मगर स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसी मूलभूत जरूरतें अधूरी रहती हैं। आज की इस चर्चा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या बजट 2026 सिर्फ उम्मीदों का दस्तावेज है या सच में जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। युवा, महिलाएं और विपक्ष सभी की राय सामने आएगी और सच्चाई पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। आम बजट 2026 को लेकर उत्तराखंड में चर्चा तेज है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बजट राज्य के लिए एक मजबूत विकास रोड मैप लेकर आया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माउंटेन ट्रेल गाइड्स की ट्रेनिंग, हर जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, 4 धाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जैसी परियोजनाओं को बजट से सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि सड़क, रेल, हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी के लिए 5.98 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से पहाड़ी इलाकों की कनेक्टिविटी सुधरेगी। आपदा के समय राहत आसान होगी और पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही हवाई अड्डों के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड से निजी निवेश बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वही विपक्ष का कहना है कि बजट में बड़े बड़े ऐलान तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर असर कब दिखेगा ये साफ नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पहाड़ से पलायन रोकने, स्थानीय युवाओं के स्थायी रोजगार, किसानों और सीमांत गांवों की आजीविका के लिए ठोस योजनाएं कम नजर आती हैं। उनका आरोप है कि हर बजट में कनेक्टिविटी और पर्यटन की बातें होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए जमीनी तैयारी अभी भी अधूरी है। विपक्ष ये भी कहता है कि बजट में घोषित योजनाएं अगर समय पर पूरी नहीं हुई तो ये सिर्फ कागजी वादे बनकर रह जाएंगी। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या बजट 2026 उत्तराखंड के लिए सिर्फ उम्मीदों का दस्तावेज है या सच में पहाड़ की जिंदगी में बदलाव लाने वाला साबित होगा। इसका जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं कमलेश रमन बीजेपी से, आशीष सैनी कांग्रेस से, राकेश ध्यानी यूकेडी से और डॉक्टर पंकज पेन्यूली राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश जी, आप इससे शुरुआत कर लेती हूँ इस डिबेट की। बजट तो 2026 का आ गया है, लेकिन क्यों खटक रहा है ये बजट सबकी आंखों में, और इसमें भी क्या राजनीति हो रही है क्या? अब क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि बजट को लेकर राजनीति का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। बजट हमारा सभी वर्गों के लिए है और सभी पूरे तमाम जो हमारे समाज है, हमारी जो प्रदेश की या देश की प्रबुद्ध जनता है उसको समर्पित है और प्रत्येक वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी सेक्टर को इसमें छोड़ने का काम किया गया है। इसमें मातृशक्ति को कितना हम आगे बढ़ा सकते हैं और हम उसको कितना स्वावलंबी बना सकते हैं और कितना हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम चाहे लखपति दीदी की बात करें, चाहे ड्रोन दीदी की बात करें, चाहे स्वयं सहायता समूहों के जरिए हम महिलाओं को किस तरीके से स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, उनको मुद्रा लोन से किस तरीके से जोड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी मातृशक्ति के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रत्येक जिले में हमारी जो महिलाएं होंगी उनके लिए जो हॉस्टल खोलने का जो एक प्रावधान रखा गया 800 जिलों में, तो हमारे लिए एक, क्योंकि हमारे जिले को भी, हमारे प्रदेश को भी उसमें फायदा होगा। यहाँ पर उत्तराखंड के लिए भी उन्होंने इसमें विचार रखा है। जितने हिमालय क्षेत्र है उसमें ट्रैकिंग से लेकर पर्यटन को जो है उसमें बढ़ावा देने का काम किया गया है। जो हमारा बजट होता है उसको और बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे लगता है हर लिहाज से अगर हम देखें, चाहे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें वो हमारा सस्ता होने का काम हुआ है। अगर हम यहाँ पर युवाओं की योजनाओं को लेकर के अगर बात करें तो जितने हमारे सेक्टर आते हैं, तमाम जितने भी टोटल सेक्टरों की बात हमारी सरकार ने करी है उस वक्त, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है उसी को तो रोजगार मिलेगा किसी भी सेक्टर में हो। चाहे आपके जो सेक्टर आते हैं हमारे
चाहे उद्योग की बात में करूं, चाहे कंपनियों की बात करूं, चाहे हम मल्टी कंपनियों की बात करूं, चाहे तमाम जितने हमारे इस कार्य योजना के तहत हम अपने युवाओं को, अपनी मातृशक्ति को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को हम क्या दे सकते हैं, उस सब का पूरा ख्याल रखा गया है। और आपने कहा कि हमारे बजट में उत्तराखंड को क्या, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का के ऊपर तो विशेष हमेशा केंद्र सरकार का आशीर्वाद रहा है, और इस बार भी उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है इस बजट में, क्योंकि हमने इसमें हर चीज का ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को छोड़ने का काम किया गया है। और जब आप इसका पूरा डाटा आएगा, बजट पहली बार नहीं आया है, सुनिए, बजट पहली बार नहीं आया, बजट हर साल आ रहा है, लेकिन उत्तराखंड की अगर आपने बात की तो मैं आपको बता दूं कि बहुत असुविधाएं आज भी हैं। अगर आप लोगों से मिलती होंगी, महिलाओं से मिलती होंगी, ठीक है, आपका काम है कि आप बीजेपी की तरफ से बोल रही हैं, लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है। चलिए आऊंगी आपके पास। आशीष जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, कितने सहमत नजर आ रहे हैं इनकी बात से, क्या कहेंगे? उत्तराखंड में विकास हो रहा है क्या आशीष जी? देखिए, में उत्तराखंड, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, देखिए, उत्तराखंड राज्य को अगर केंद्र में रखकर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य में 2-3 विषय थे जिन पर बजट को खर्च किए जाने की बात कही गई थी। नंबर 1 उच्च शिक्षा को लेकर, नंबर 2 पर्यटन को लेकर, जो हमारे होटल और अन्य इंडस्ट्री हैं उनके लिए निवेश की बात, उसके लिए एक फाइनेंस कारपोरेशन बनाने की बात हुई थी, और तीसरा एक विषय सबसे महत्वपूर्ण था कि उत्तराखंड के जो लोग हैं और वो उत्तराखंड के 66% वन क्षेत्र को संभालने का, संरक्षण का काम करते हैं, तो फॉरेस्ट एक्ट में उत्तराखंड के लोगों के हित के लिए, क्योंकि हम लगातार उत्तराखंड के जो वनों के रक्षक भी हैं उत्तराखंड के लोग, तो क्या उनको इस गैस में सब्सिडी या जो हमारा ग्रीन हाउस का जो पैसा है वो हमें मिलेगा 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का हर साल का बैठता है। तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। अब मैं आपसे 2 विषयों पे आऊंगा। ये 6-7 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बजट जारी करते समय कटौती करने का काम किया। उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, उसमें महिलाओं और अन्य वर्गों के लिए समाज कल्याण की बात, और तमाम जगहों पर हेल्थ सेक्टर में 3,600 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, और 67,000 करोड़ रुपए का बजट था जल कल योजना का, उसे घटाकर 17,000 करोड़ कर दिया गया है। ग्रामीण विकास, क्योंकि उत्तराखंड में तो ग्रामीण क्षेत्र भी काफी संख्या में है, 53,000 करोड़ रुपए की कटौती की है इन्होंने। उसके बाद शहरी विकास, यानी जो अर्बन डेवलपमेंट में बहुत सारी नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें बनाई गई हैं, इस बार 39,000 करोड़ रुपए की केंद्र स्तर पर कटौती की गई है। कृषि क्षेत्र में 6,985 करोड़ की कटौती की, शिक्षा के क्षेत्र में 6,700, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो मैंने बताया 3,600 करोड़ रुपए का ये कटौती अंक की गई है। मतलब आज हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, देश चार्ट के लिए इकोनॉमी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो समाज कल्याण के, वेलफेयर के जो आम काम है, इसमें आपने बजट की कटौती करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए आपने कहा था कि हायर एजुकेशन में जाने के लिए कोचिंग सेंटर भी और स्पेशल उनका प्रोत्साहन राशि भी देंगे यदि उनका कहीं अच्छी जगह एडमिशन होता है। तो क्या हुआ उस योजना का, तो उसका पता नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये है कि इनके प्रवक्ताओं को अलाउ नहीं है सच बोलना। इनको वही बोला जाएगा जो आपने सही कहा कि जो कार्यालय से मिलेगा, लेकिन हम इन सवालों पर पूछ रहे हैं। मतलब ये 5-6 सेक्टर बताए ना, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, समाज कल्याण, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनमें से किस सेक्टर में आपने एक जब कटौती की है तो उत्तराखंड के लिए क्या योजना दी है, ये बताने का काम करें। अभी एक पहाड़ों में जल योजना बना रहे हैं, वो जब पानी की टंकियां वहां बनाई जाएंगी, उनकी पानी की टंकी में पानी डालने का जो ठेका है वो एक प्राइवेट सेक्टर के आदमी को दिया जा रहा है। नाम मैं लूंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं अदानी की बात कर रहा हूँ। तो ये देने का काम आप 6 जिलों में कर चुके हैं। 4 राज्यों में आप वन भूमि डी नोटिफाइड डी ग्रेड की जमीनें हैं जिसमें पेड़ नहीं लग सकते हैं, वहां पेड़ लगाने के लिए पहले आपने उनकी मार्किंग करी और बाद में अब उसको अदानी को आवंटन करने का काम शुरू कर दिया। 4 राज्यों में काम हो चुका है, उत्तराखंड अब उसके नंबर पर है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी वन भूमि को खाली कराने में लगे हुए हैं। दूसरा, हमारे उत्तराखंड में बहुत सी कॉलोनियां, बहुत सी रिहाइश, बहुत सी जगहों पर जहां लोग रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं,
वो जमीन की श्रेणियां उनको उनको आप तो आवंटित कर दें या फिर कहीं और उनको रहने के लिए जगह दे दें। ये दो काम इनको करने थे। प्रधानमंत्री का सपना था सबके आवास का। यदि कोई व्यक्ति कुछ या व्यक्तियों का समूह एक कॉलोनी में रहता है जो अभी आपके आशीष जी, अनुसार वैध प्रधानमंत्री नहीं के है। सपने तो आजकल बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। आती हूँ आपके पास, यूकेडी से हमारे साथ ध्यानी जी भी हैं। ध्यानी जी, जिस तरीके से आप चर्चा को सुन ही रहे हैं अच्छे तरीके से, क्या लगता है, क्या उत्तराखंड के लोगों का विकास होगा, जनता का विकास होगा इस बार क्या बजट को देखते हुए? देखिए, बजट केवल हम विपक्ष में हैं तो उसका विरोध करने के लिए हमारा मतलब हमें हमारे जो अवधारणा है वो नहीं होनी चाहिए। केंद्र के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बजट जो है थोड़ा बहुत बैलेंस, जिसको हम मान सकते हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश की है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये हमारी जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने ये उनका 9वां बजट था। आज तक भी ऐसे ही बजट आए, कोई नया चीज इसमें आया नहीं है। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम इसको अगर बोले तो जिस सरकार से हमें कोई उम्मीद ही नहीं है उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। बजट में हमारे उत्तराखंड से मैक्सिमम लोग जो है नौकरशाह हैं। यहाँ पे खेती बाड़ी तो होती नहीं, किसान है नहीं, नौकरी पे ही या तो फौज में है या फिर प्राइवेट नौकरियों में थोड़ा बहुत नौकरी में है, और बाकी सब बेरोजगार है। तो कम से कम जो नौकरी में है तो उनके लिए आपने टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किया वो आपने देख ही लिया होगा। अगर दवाइयों के ऊपर आपने बोला कि कैंसर की दवाई हमने सस्ती कर दी, लेकिन जो 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, अगर सच्चे मायने में देखें तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? पेशेंट को मिल रहा है या पर्टिकुलर हॉस्पिटल है उसका डॉक्टर को मिल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका खर्चा जीरो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी कथनी और करनी में अंतर में एक उदाहरण देता हूं आपको कि इंदौर आज हिंदुस्तान का सबसे साफ, स्वच्छ और स्मार्ट सिटी मानी जाती है इंदौर को, जिसको आपने बहुत बार प्राइज भी दे दिया है। वहां पर अभी इंसिडेंट हुआ था कि वहां पे बिल्कुल वहां पे इंदौर के अंदर जो सॉलिड जो वेस्ट मैनेजमेंट था वो इतना गंदा हुआ कि वहां पे गंदे पानी पी के लोग मर गए। और वो आपकी स्मार्ट सिटी है, उसको आपने बिल्कुल नंबर 1 में रखा हुआ है। दिल्ली का आप AQI देख लीजिए कि आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया था, मैनेजमेंट फंड से किया होता, तो आज AQI 400 450 पहुंच रहा है। आपके पास इन्वेस्टर कहां से आएंगे भाई? वो तो देखते हैं कि यहाँ का वातावरण ही ठीक नहीं है, तो कैसे हम वहां मरने के लिए थोड़ी जाना हमने हिंदुस्तान में। तो सही माने में देखा जाए तो ये बजट केवल 5% लोगों के लिए है, जो 5% लोग पूंजीपति हैं और शेयर मार्केट में जिनका कंट्रोल है। केवल उन्हीं को ध्यान में रख के ये बजट रखा गया है। अगर आप उत्तराखंड ठीक है ध्यानी जी, आती हूँ आपके पास। ठीक है ध्यानी जी, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जनता से दावे वादे तो किए जाते हैं, बजट आ चुका है, लेकिन आते ही किस तरीके से घमासान इस पर हो गया है। सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक है, बड़े बड़े वादे हो गए हैं, दावे हो गए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। आप ही बताइए कि जनता के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या खुश नजर आ रही है जनता? देखिए नैना, ये जो बजट है इसको हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एक है सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू, एक है उत्तराखंड का। अगर सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो उसमें हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, रोड, रेलवेज, ये सारी चीजें जो हैं उसमें सरकार ने जो आम आदमी से कनेक्टेड हैं उनमें उन्होंने काफी सारी सुविधाएं उनको दी हैं और काफी सारी सौगातें सरकार ने इस बजट में दी है। लेकिन अगर हम इसको उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में 2 चीजें आती हैं। पहला, क्योंकि ये चुनावी साल भी है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इस बार जो सरकार का बजट होना चाहिए था, जितना फोकस उस पर होना चाहिए था, वो उसमें कहीं सरकार चूकी है उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि इसमें राजस्व घाटा जो उत्तराखंड का है उसमें जो अनुदान है उसको कम करा गया है। दूसरा है हिमालयी आपदा फंड को इसमें जो है वो छोड़ दिया गया है। MSME में उत्तराखंड के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पलायन के लिए इस पे कोई इस तरीके की ठोस कोई योजना इस सरकार ने अभी इस बजट में नहीं दी है जो डायरेक्ट लोगों को कनेक्ट करे। हालांकि पर्यटन, तीर्थाटन और बागवानी में सरकार ने उत्तराखंड के लिए भी काफी सारी चीजें दी है। जैसे पिथौरागढ़ में 3 टनल की बात करी गई है, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन की बात करी गई है, उसमें बजट एलोकेशन है। लेकिन देहरादून में जो रेलवे स्टेशन बनना है वो इस बार इस बजट से गायब है। उत्तराखंड को विशेष राज्य के उसमें जो चीजें मिलनी चाहिए, हिमालयी आपदा फंड, वो हिमालयी आपदा फंड है। पहाड़ों की कृषि के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करा गया है।
पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं दी गई है। तो कहीं कहीं सरकार ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है, कहीं कहीं बहुत नेग्लेक्ट हुआ है उत्तराखंड। और 2027 में क्योंकि चुनाव है, तो उम्मीद थी कि उत्तराखंड को इससे बहुत कुछ मिलेगा और बहुत सारी चीजें उत्तराखंड को इसमें आएंगी। लेकिन जिस तरीके का केंद्र का बजट है, केंद्र के बजट से जो मोदी जी का अटूट प्यार है उत्तराखंड से, बहुत आत्मीयता है, कभी वो केदारनाथ में आते हैं, कभी वो कैलाश मानसरोवर में आते हैं, उस हिसाब से जो मिलना चाहिए था, जो फर्स्ट विलेज नीति थी, उसमें कुछ नहीं दिखा सरकार का। क्योंकि माननीय मोदी जी नीति में आके बोल के गए थे कि दिस इज नॉट लास्ट प्लेस बट दिस इज फर्स्ट प्लेस ऑफ उत्तराखंड। तो अगर इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो इसमें सरकार काफी जगह चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हॉस्टल की योजना है, पहाड़ों में ये बहुत कारगर है। जैसे बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहां पे हॉस्टल की बात हो, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल में ट्रॉमा सेंटर हो। जैसे पहाड़ों में मोस्टली केस एक्सीडेंट के होते हैं, या फिर कोई पहाड़ से गिर गया, कोई पेड़ से गिर गया, किसी को भालू ने खा लिया, इस टाइप के केस आते हैं। उसमें जो ट्रॉमा सेंटर की बात सरकार ने करी है, वो एक बहुत अच्छा यहाँ पे सरकार ने 27 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैनेज करने की कोशिश करी है। चाहे आपके ट्रैकिंग वाले पॉइंट ऑफ ट्रैकिंग, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा ट्रैकिंग है, उसके लिए सेंट्रल में बात हुई है, सेंट्रल बजट में उसकी बात हुई, उसकी चर्चाएं हुई है। तो कहीं ना कहीं 27 के चुनाव को देखते हुए सरकार ने बजट को मैनेज करने की कोशिश तो करी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं। क्योंकि अगर आप जो है सरकार का राजस्व घाटा अनुदान जो है उसको कम कर देंगे, तो सरकार जो यहाँ पे वेलफेयर योजनाएं चला रही है, वेलफेयर स्कीम चला रही है, उन वेलफेयर स्कीम को आप कैसे आगे बढ़ा पाओगे? या फिर उससे जो आपका राजस्व घाटा आया है, राजस्व घाटा को कैसे पाटोगे? क्योंकि आपकी बहुत सारी स्कीम जो है सेंटर की है, बहुत सारी स्कीम स्टेट की भी है। इसकी जैसे लखपति दीदी योजना है, अगर आपका राजस्व घाटा ज्यादा बढ़ेगा तो कैसे आप उसको एक्सपेंड कर पाओगे? या जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, उसको आप कैसे आगे बढ़ा पाओगे? दूसरा, हिमालय आपदा फंड, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो आपदा यहाँ पे लगातार आती रहती है। तो इस बीच अगर आप सरकार में हैं और आप उस तरीके की बातों को कर रहे हैं, तो आपदा फंड अगर कम होगा, इमीडिएट आपको अगर इसमें पैसा चाहिए होगा, तो आप कहाँ से लाएंगे? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार, जैसे एमएसएमई है, स्टेट में क्या है, हमारे स्टेट में एक डिसबैलेंस है। नीचे के 3 तराई के जो जिले हैं उनमें तो काफी अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन पहाड़ के जो 10 जिले बच जाते हैं, उन जिलों में वो चीजें नहीं है। वहां पे एमएसएमई के थ्रू आप पहुंच सकते थे, आप पहाड़ी खेती को लेके कुछ अलग से प्रावधान कर सकते थे। एमएसएमई में डेफिनेटली स्टेट जो है सरकार करती तो है बहुत बड़े बड़े आयोजन, ग्लोबल समिट, ये वो, लेकिन जो मेन चीज है, जो जड़ है, जो बेसिक है, बेसिक में एमएसएमई के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, जो इस बजट में मिसिंग है। आई होप सरकार उसको जो है स्टेट के बजट में उसको बिल्कुल सही कर लेगी। और बीजेपी ने तो वैसे भी बजट के प्रचार और प्रसार के लिए, इसके बेनिफिट के लिए वैसे भी बीजेपी की कमेटियां बनी चुकी हैं, तो उनको भी फीडबैक जाएगा। तो हो सकता है कि स्टेट का जो बजट है उसमें सरकार इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर जाए। ठीक है। कमलेश रमन जी, मुस्कुरा तो आप रही हैं, लगता है आपको बहुत जोर से आंसर देने की जो है वो नहीं मन में आ गई है बात। क्या कहेंगी इस सब क्वेश्चन? नहीं, देखिए सबकी विचारधाराएं होती है, सब अपनी विचारधाराओं के अनुसार बजट का आकलन करते हैं। देखिए ये देश का बजट है और देश के बजट में उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहता है, उत्तराखंड को भी कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलता है। अगर मैं खेल की बात करूं तो उत्तराखंड भी उसी में सम्मिलित है। अगर मैं यहाँ जल और नल की बात करूं तो उत्तराखंड भी उसी में सम्मिलित है। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात करूं तो उत्तराखंड भी उसमें समाहित है। अगर हम जी राम जी की स्कीम की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उत्तराखंड उसमें बेनिफिट से आगे बढ़ेगा। और जो 4 लाख से ऊपर का जो बजट उन्होंने देने का उत्तराखंड को, हिमालय राज्यों को करा, तो उसमें उत्तराखंड सम्मिलित है। और आपदा के लिहाज से कहीं ना कहीं सीतारमण जी ने बकायदा अपने उसमें बोला है कि जो हमारे इस तरह के क्षेत्र है जहां पर आपदाएं आती है, वहां पर स्पेशल बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम
उत्तराखंड के लिहाज से इसको समझ सकते हैं कि बजट में कहीं ना कहीं हमारे बढ़ोतरी हुई है। देखिए विपक्ष को घाटा लगता है क्योंकि उनको वो विपक्ष है तो उनको हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां नजर आएंगी और वो कमियां निकालने का काम करेंगे। पर मेरा मानना यह है कि अगर हम पशुपालन की बात करें तो उत्तराखंड भी उसमें शामिल होता है। उत्तराखंड भी जो हमारे पहाड़ी वाले क्षेत्र है वहां पर पशुपालन करने का काम करते हैं और जो हमने पलायन को रोकने की स्कीम जो उत्तराखंड की बनी है उसको भी कहीं ना कहीं इस बजट में सम्मिलित किया है कि हम पलायन को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि स्वरोजगार से जोड़ने के साथ साथ जो हम यहाँ पर सरकारी नौकरियां दे रहे हैं वो भी तो युवाओं के लिए है, वो किसी बाहर वाले के लिए तो नहीं है। उत्तराखंड का जो युवा और हमारी जो युवती है उन सब के लिए है। तो कहीं ना कहीं इस बजट से जो हमारा मध्यम वर्ग है या जो हमारा मिडिल क्लास जो हमारा उद्योग करने वाला है, जो हमारी उद्यमी महिला है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सारे रास्ते खुले हैं। और प्रत्येक चाहे निचले वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे हाई लेवल का हो, तो मुझे लगता है कि सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें ऐसा प्रावधान रखा गया है कि उसको हर लेवल पर कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत सारा इसमें है बजट में। देखिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारा जो 2047 तक का जो इसमें बजट का एक वो रखा गया है, चाहे अगर मैं ट्रैकिंग की बात करूं तो उत्तराखंड भी ट्रैकिंग में आता है। और उत्तराखंड के लिहाज से भी जो पहाड़ी हिमालय जो हमारे राज्य वहां पर ट्रैकिंग के लिए, पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए, तमाम बहुत सारी चीजों के लिए इसमें बजट का प्रावधान अलग से रखा गया है। हमारे जो इंस्टीट्यूट बने हैं तो उसमें उत्तराखंड भी शामिल है। हमारे जो इंस्टीट्यूट बनते हैं, अब उन्होंने कहा कि जैसे हम आयुर्वेदिक जो हम एम्स बनाएंगे 3, तो कहीं ना कहीं इसमें उत्तराखंड का नंबर भी तो आ सकता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि उत्तराखंड हमारा जो है भारत से अलग है, देश से अलग है। हम भी तो भारत में रहते हैं और भारत का ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की भी अनुकंपा रहती है और माननीय गृह मंत्री की भी अनुकंपा रहती है। तो मुझे लगता है कि हम महिलाओं को आगे अगर बढ़ाने की दृष्टि से देखें तो हमने महिलाओं को पहले से ही जो स्वयं सहायता समूह के जरिए हमने बहुत सारे ऐसे जो सब्सिडी वाले जो लोन है महिलाओं को दिए, उसके बलबूते पर हमारी महिलाएं गांव को जो है एक टूरिज्म का हब बना रही है और वहां पर हमारा पर्यटक पहुंच रहा है। तो जब हमारा पर्यटक पहुंच रहा है तो हमारे प्रदेश को उससे फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगी इस बजट से। और ये केंद्र का बजट है, देश का बजट है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी तो फायदा हो रहा है। कमलेश रमन जी, आपको बिल्कुल होगा, महिलाओं को फायदा हो रहा है वहाँ डोली नहीं। देखिए मुझे आप बताइए, आप मुझे बताइए, आप महिला है ना, आप महिला है, आप मुझे बताइए, आप ये जो डिजिटल इस समय हमारी डिबेट हो रही है घर से बैठ करके, ये हमारे देश की तरक्की नहीं है, उत्तराखंड की हमारी तरक्की नहीं है, आपकी तरक्की नहीं है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, जिस मोबाइल से घर बैठे आप फटाफट जो है हम डिजिटल जो है लोगों को पेमेंट कर देते हैं, गूगल से पेमेंट कर देते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, वीडियो कॉल, ये चीजें कहीं ना कहीं हमने तरक्की तो की है ना। तो देश में उत्तराखंड भी आता है, तो हम ये कहें कि उत्तराखंड हमारा छूटा है हर चीज से। आपने मुझसे सवाल पूछा, ठीक है, आपने मुझसे कहा कि आप महिलाएं नहीं है, हम डिजिटल हो गए हैं, ठीक है, हम डिजिटल हो गए हैं, तो फिर उन पहाड़ के गांव में हॉस्पिटल को भी डिजिटल आप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, डंडी का रास्ता अपनाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि डंडी कंडी का, हाँ बहुत सारे ऐसे अभी हमारे उत्तराखंड में ऐसे क्षेत्र है जहां पर पगडंडी पे चला जाता है, जहां पर रोड बनाने की जगह नहीं होती, जहां पर माल पे, जहां पर हमारा जो बजरी ईंट रेत है वो पहुंचाने की व्यवस्था नहीं होती, हमारे मजदूर ऊपर ले जाते हैं, तो वो डंडी कंडी है वहां पर वहां पर भी सरकार अपनी तरफ से ये व्यवस्था करती है कि भाई किसी को इतनी ज्यादा परेशानी ना हो। रोड की कनेक्टिविटी हमने देने का काम किया, हमने हर उस गांव तक, अंतिम छोर तक जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक हमने रोड पहुंचाने का काम किया। क्या हमने उत्तराखंड के अंदर फ्लाईओवर बनाने का काम नहीं किया? क्या हमने चौड़ीकरण का काम नहीं किया? क्या हमने पहाड़ के पलायन को रोकने के हिसाब से काम नहीं किया? हमने हर संभव वो काम किया है जिससे हमारा पलायन भी रुके, जिससे हमारे युवाओं को यहीं पर इसी उत्तराखंड के अंदर स्वरोजगार से जोड़ा जाए, खेती बागवानी से जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है कि आज हमें और भी बेहतर करने की आवश्यकता, और हम कर रहे हैं। देखिए सबको तरक्की करने का अधिकार है। अगर आप आज स्टूडियो में बैठे हैं तो कल को आपको मौका मिलेगा एक अच्छे और बड़े स्टूडियो में, बड़े नेशनल चैनल में जाने का, तो आप भी जाएंगे। तो ये सबको अधिकार है, किसी के अधिकार को रोक नहीं सकते। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा तरक्की करे, देश और विदेश में जाकर के जो है अपनी पढ़ाई और शिक्षा का प्रावधान सबको है। हमने पढ़ाई सस्ती करी है, हमने विदेश जाने की जो यात्रा हमारे बच्चे जाएंगे उनको सस्ता किया, हमने होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो हमने युवाओं को निःशुल्क देने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, हमने महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण देने का काम किया है जो हमारी उत्तराखंड की बहनें। तो हम तो हर लिहाज से हर व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। पर देखिए कुछ ना कुछ कमियां हमारे घर में भी है। जब हम घर में सामान लाते हैं या घर में हम किसी प्रकार का काम करते हैं,
निर्माण कार्य करते हैं, तो हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें तो निकल करके आती हैं। जब हमारा जो देश है वो डिजिटल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नई चीजें सामने आती रहेंगी, नई चीजों को हम यूज भी करेंगे, उसका फायदा भी होगा, कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा, तो उसकी भरपाई भी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि देश तरक्की नहीं कर रहा या उत्तराखंड तरक्की नहीं कर रहा। तो उत्तराखंड के लिहाज से अगर मैं ये कहूँ, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, चाहे दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, तमाम सभी समाज के लिए कुछ ना कुछ हर चीज का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसके दूरगामी बहुत ही सुखद परिणाम होने वाले हैं। उत्तराखंड में समाज थे ही नहीं ठीक है। आशीष जी, कितना ज्यादा सहमत हैं आप इनकी बात से? बीजेपी की बातों से तो अब ये लगने लग गया है कि बिल्कुल ठीक बजट आया इस बार का, और कोई परेशानी भी नहीं है उत्तराखंड में, तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और वो मान रही है कि कुछ त्रुटियां वहां पर हैं, वो मान भी रही हैं कि कुछ त्रुटियां हैं, तो वो उसको ठीक करने का काम करेंगे। अब कब करेंगे ये नहीं बताया कमलेश रमन जी ने। वो लगातार जारी रहता है, वो निरंतर रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आज से नहीं है ना, वो तो कब से जारी है, पता नहीं कितने लोगों की और मौत होनी बाकी है अभी उत्तराखंड में। जी आशीष जी। जी नैना जी और हमारे यूपीडी के मित्र ध्यानी जी और राजनीतिक विश्लेषक महोदय, मैं तीनों लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप सब लोगों को एक स्वर में बोलना है कि बजट बहुत अच्छा है। यदि आपने ऐसा नहीं बोला तो उत्तराखंड की सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देगी ये साबित करने में कि बजट अच्छा है। हमने इनसे एक सीधा सवाल पूछा कि समाज कल्याण में, एजुकेशन में, हेल्थ में और जो कई छह सेक्टर मैंने उठाए थे कि उसमें बजट की कटौती क्यों की गई है। दूसरा, इन्होंने 2 क्षेत्रों में बजट बढ़ाया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक जो रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में अभी कुछ फाइलें भी बाकी है, लेकिन जो कुछ फाइलें खुल चुकी है उससे पता लगता है कि रक्षा के क्षेत्र में खरीद में कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर चुके हैं। ये चर्चा हम किसी और दिन कर देंगे। लेकिन मैं अभी एक और खुला हुआ है, इस बजट में इन्होंने हाईवे बनाने के लिए विशेष बजट जारी किया। वही हाईवे बनाने के लिए हम 1 रुपए लीटर पेट्रोल पे सेस दे रहे हैं। जब से आदरणीय खंडूरी जी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे तब से, अटल जी की सरकार से, रुपए प्रति लीटर हम नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए। उसके बाद 2.5 रुपए किलोमीटर जो गाड़ियां हाईवे पर चलती है उनको टोल टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद मैं इनसे चाह रहा हूँ कि हाईवे के लिए जो प्रावधान है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है उसको बजट क्यों अलॉट कर रही है, और उसको अलॉट करने के बावजूद नैना जी बड़ा कीमती सवाल ये है कि बैंकों से उस प्रोजेक्ट को लोन क्यों लेना पड़ रहा है। आखिर वो जो प्रोजेक्ट जो काम 100 करोड़ में हो सकता है वो काम 900 करोड़ में या 1500 करोड़ में क्यों कराया जा रहा है, वो किसका भ्रष्टाचार है ये सामने नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि हम लोगों ने इस प्रकार की आपके चैनल पर डिबेट जारी रखी तो ये कम से कम 1500 करोड़ रुपए तो ये ऐसे ही फूक देंगे कि बजट अच्छा है और लगातार विज्ञापन देने का। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। अभी कमलेश जी ने पूरा वक्तव्य अगर आप दोबारा से भी कभी हम लोग बाद में सुन सकते हैं, इन्होंने कहा कि ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं क्या किया है 9 साल में और उसमें क्या रह गया? क्या देहरादून स्मार्ट सिटी बन गया? अगर कमलेश जी हाँ कह दें तो मैं अपना वक्तव्य ही रोक दूंगा। कह देंगे स्मार्ट सिटी बन गया। अब आप बताएं, आप हरिद्वार से पहले कितने घंटे में आते थे, आप कितनी देर में पहुंचते हैं, आप बताएं। बोल दीजिए, आप हाँ बोल दीजिए, आप परम ज्ञानी है, आप बोल दीजिए कि हाँ देहरादून स्मार्ट सिटी है। दो घंटे हरिद्वार से देहरादून, और अब आप पौना घंटे में हरिद्वार से देहरादून आते हैं, तो ये तरक्की तो है देश प्रदेश की। पहले आप दिल्ली में 7 घंटे में पहुंचते थे, आज 3.5 घंटे में पहुंचते हैं, तो तरक्की तो है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, पहले मैं 2 घंटे में देहरादून पहुंचता था, मुझे अलग से टोल नहीं देना पड़ता था। आज मैं 1 घंटे में देहरादून पहुंच रहा हूँ, मुझे 250 रुपए टोल देना पड़ रहा है एक तरफ का। अब दूसरी बात सुनिए, अब आप दिल्ली पहले पहुंचते थे हम फ्री में जल्दी जी, नहीं दिल्ली चाहिए देहरादून के बाहर, लेकिन देहरादून के अंदर पहुंचने में आपको 2 घंटे, उसके बारे में ये नहीं बताई। अभी इन्होंने एक हाईवे बनाने की बात की थी जिसको रिस्पना पुल से लेकर बिंदाल पुल तक, उसके लिए हजारों मकान हटाने को तैयार है, उनको मुआवजा देने को भी तैयार है, उनके लिए नए आवास बनाने को भी तैयार है। लेकिन वो हाईवे कहाँ है, उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, कौन कितना दे रहा है, इस बारे में व्हाइट पेपर लाने को तैयार नहीं है। ये तय है कि जो भी हाईवे का काम है वो आप मुझे बताइए। चलो मैं इनसे एक सवाल और पूछता हूँ, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहे हैं, बताइए देश को क्या फायदा है और किसको फायदा हो रहा है? उसके बारे में बजट में क्या प्रावधान आपने रखे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के?
मैं ऐसे 1000 सवाल इनसे पूछ सकता हूं, जवाब इनके पास नहीं है। मैं इनकी मजबूरी भी समझ सकता हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर फिर निवेदन कर रहा हूं हम सभी पैनलिस्ट की तरफ से कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन पर भाई खर्च मुझे एक मत बात कीजिएगा। बताइए आशीष सैनी जी, कांग्रेस ने कितना अच्छा बजट उत्तराखंड को दिया था, जरा बता दीजिए। एक बार भी उत्तराखंड का नाम नहीं आपके बजट में आता था। याद करिए उस वक्त को भी आप, जब दिल्ली में बजट पढ़ा जाता था कांग्रेस नहीं, की सरकार के देखिए दौरान, उत्तराखंड का नाम तक नहीं आता था। आप बात कर रहे हैं, अरे अगर आपने फ्री में कारपेट झूठ बिछा बोल रखा था क्या, सकते ये हैं, बताइए। बाद में आपसे- आप फ्री में रेड झूठ बोल कारपेट सकते बिछा के हैं, चल रहे थे पैसे क्या? के बाद में आती हूँ आपके पास। आशीष जी, एक लेकिन बार सुन अगर लीजिए। झूठ बोलने पर फाइन लग हमेशा जाए तो मंदिर। आपकी रिकवरी भी आ जाएगी। नहीं, अगर ये झूठ बोलने पर फाइन लग जाए ना तो इनकी रिकवरी भी आ जाएगी। हाँ, रिकवरी कोई आपके बात घर नहीं, पे आप भेज सुन दूंगी लीजिए भाई एक मैं बार। सैनी जी। आप आ जाएगी रिकवरी, 500 रुपए फाइन लगा दें मैंने आपके कहा झूठ ना, पर। सैनी जी की सरकार में क्या कारपेट बिछे हुए थे क्या? चक्रोता आपके रोड, झूठ राजपुर पर रोड, सहजधारा मैं रोड, कह रहा हूँ आप आपके देखिए झूठ ना, पर आप आपके फाइन सहारनपुर लगा रोड, दिया अब आप जाएगा देखिए, अब आप तो देखिए हजारों ना, करोड़ रुपए आ सहारनपुर जाएंगे। रोड से जब आप जाते हैं तो कितना समय अरे आपको मैंने लगता है? देखी भी है इसका सारी मतलब रोड, ये आप आप नहीं कुछ है अच्छा जनता- तो हुआ होगा ना। मैं अखिलेश उस जी, पर इसका लगे हुए मतलब टोल ये भी देख समझ रहा रहे हूँ। जनता कि कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी कुछ नहीं करेगी क्या? अरे अगर नैना कांग्रेस जी में मुझे कुछ एक नहीं हुआ बात तो तो बीजेपी बताइए, कुछ नहीं क्या करेगी कुछ क्या? भी नहीं हुआ होगा नहीं, क्या? बता क्या रहे कुछ हैं भी ये नहीं हुआ होगा जनता क्या? से। कैसी बातें करते हैं हम चैनल पे बैठ करके? भाई हमने अगर कुछ नहीं किया तो जनता चुनेगी हमें क्या? हमने काम किया है तभी तो जनता चुन रही है हमें। कांग्रेस को क्यों नहीं चुन रही है? मैं कांग्रेस को कमलेश जी क्यों की नहीं बात चुन से रही है जनता? सहमत मुझे हूँ। बताए ना। अब ये तो जनता बताएगी ना इस बार कमलेश जी क्यों की वो बात से चुन रही थी सहमत से बीजेपी कोई को। काम नहीं ये तो किया। हर हाँ बार बिल्कुल चुनाव में जनता आपको बताएगी, समझ हमने आता है। काम किया है, जनता हमें समय चुनेगी ना। अरे जी ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, कमलेश आपको जी उस चुनेगी पार्टी जनता, में आपने थी, इन्होंने काम कोई किया है। काम नहीं किया, इसलिए छोड़कर बाहर आ गई। अरे आपके तो जो बातें हैं ना वो बिना अब सर आप पैर यहाँ किए नहीं है, क्या यहाँ भी जवाब कोई हम काम नहीं दें? करेंगे। वाकई कुछ नहीं किया आपने। आपने आज बनाई भाजपा मुस्लिम भी कोई काम नहीं यूनिवर्सिटी, कर रही है, आपने इसका आपने मतलब आप आपने दी जिम्मेदार जुम्मे हैं। की छुट्टी, बस ये काम किया इसका मतलब आपने। आप आपने कोई कोई मुस्लिम काम किया ही यूनिवर्सिटी नहीं है। बनाते रहो, कोई बात पाकिस्तान नहीं के है, नारे वो लगाते जनता रहो। के ऊपर है कि जनता ने उन्हें चुना है, कांग्रेस को जनता नहीं चुन रही है, तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको क्यों नहीं चुन रही है जनता। इसके लिए किसी नहीं, और वो दिन हम डिबेट सारा रख बीजेपी लेंगे, के ऊपर लेकिन ठीकरा फिलहाल फोड़ेंगे बजट ना की ये बात बैठ चल रही के। थी तो बजट पे चर्चा कर लेते हैं। नहीं इस बार अरे बजट की बजट पे चर्चा है तो दिया ही बजट पे नहीं कर लेंगे। चर्चा क्या? वोट क्यों नहीं दे रही जनता, इसके लिए मैं अलग से डिबेट रख लूंगी किसी दिन कि वोट कांग्रेस को क्यों नहीं दे रही है जनता। यूकेडी से हमारे साथ ध्यानी जी हैं, चलिए आप तो लोगों के जनता पास की आवाज वापस क्यों नहीं आऊंगी उठ रही मैं। सैनी जी? अगर भाई बजट खराब है तो ये तो बताइए, अगर उठ बजट खराब रही होता है, कोई उठ तो रही है। बोलता देश के अंदर कमलेश रमन उठ जी, कि भाई रही मैं है, बजट आपके खराब पास है। आती हूँ। उठ अभी रही है, ध्यानी आपके जी से खिलाफ मैं बहुत तगड़ी सवाल आवाज पूछ उठ रही है, आप आती हूँ आप सत्ता दोनों से के बाहर हो पास। गए। आशीष जी थोड़ा सा समय दीजिए। राकेश ध्यानी जी क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तो लड़ाई में पूरी डिबेट को ही डिरेल कर देंगे, कहाँ के कहाँ पहुंच गए। उत्तराखंड आप पे भी आइए। राजनीतिक दल अभी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है बोल रही थी कि हमने देहरादून के अंदर कितने फ्लाईओवर बना दिए, 2 घंटे जहां लगते थे वहां 40 मिनट में पहुंच रहे हैं। भाई पहुंचते तो हम तब भी थे जब कांग्रेस की सरकार थी, कम कोई नहीं है, उससे में थोड़ा ज्यादा लगता था, आपने पहुंचते थोड़ा आज भी तब 4 घंटे में पहुंचते थे, आज लेकिन 2 आज घंटे में सच्चाई पहुंचते। सुन लीजिए, मैं आपकी बातों पे आ रहा हूँ। आप मुझे ये कमलेश जी बता सबको पता दीजिए चल गया आपकी बीजेपी ने बहुत विकास किया है, एक बार सुन देहरादून लीजिए। और आगे का भी तो विकास सुनिए, आगे क्या क्या किया है मैडम वो सुन भी आने लीजिए। पे करोड़ों रुपए देखो, फूक देंगे इस आप बात पे सत्ता भी। में हो, अपनी ताकत मत दिखाइए, थोड़ा हमें भी बोलने दीजिए, हम भी आपकी प्रजा हैं। अभी कल आप बोलिए होंगे तो सुन लीजिए थोड़ा बोलिए। हमारी भी कि आपने कहा कि हमने इतने फ्लाईओवर बना दिए देहरादून के अंदर। आप मुझे एक फ्लाईओवर गिन के बता दीजिए जो सही बना हो। मोहकमपुर का फ्लाईओवर देख लीजिए आप, रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा दोनों ताजियों को, क्योंकि वहां पे सतपाल महाराज की नर्सरी थी और वो पुल जो है वो फ्लाईओवर जो है 700 मीटर पहले कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, क्योंकि उनकी नर्सरी के वो पुल पूरा बेतुका बन चुका है आज की डेट में कि सब रॉन्ग साइड लड़ाई झगड़े रोज होते हैं। आईएसबीटी में आपने पुल बनाया, आपने सिंगल वन साइड के लिए वो पुल बनाया था, अब महसूस हो रहा है क्या हो गया, ये तो हमने वन साइड के लिए बनाया, जहां ट्रैफिक था वहां के लिए पुल बना ही नहीं, अब आपने बीच में एक पगडंडी बना के पैदल चलने लायक रास्ता उसको बना दिया। बल्लीवाला में आपने एक पुल बनाया था, सिंगल पुल बनाया था, आज उसको सिंगल को भी डबल बना दिया, मतलब वो स्कूटर और मोटरसाइकिल के अलावा दूसरी गाड़ी उसमें क्रॉस नहीं हो सकती। तो ये तो आपके कारनामे हैं कि आपने क्या काम किया और कैसे काम किया। अब आप आ जाइए विकास पे। आप अभी बोल रहे थे हमारी महिलाएं जो है इतना बड़ा हम उनको लोन दे रहे हैं, गांव में है कौन सा डिवाइस है आपके पास जो आप वो सर्वे ला रहे हैं? गांव में लोग ही नहीं है। 2 साल हो गए, भालू निपटा दिया उनको, भालू ने और गुलदार ने। आपने कहा कि जल घर घर में हमने पलायन जल करके भेजा, चले गए बचे हुए घर लोग। घर ना। सुन लीजिए थोड़ा, मेरे को 2 मिनट दे दीजिए ना, फिर उसके बाद आप भी क्योंकि जो हमारे भाई बोल रहे हैं ये खुद पलायन करके बैठे हैं, जो हमारे भाई बोल रहे हैं ये तो खुद पलायन करके बैठे हैं। तो जब ये लोग पलायन करेंगे तो गांव में बचेगा कौन? पहले अपने ऊपर होता है, पहले अपने ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूंगी
कमलेश चलिए शर्मा जी मेरे सुन साथ, लीजिए, उसके बाद आप ही के पास आती हूँ। सुन लीजिए। अगर नैना आप जी, उस मेरी चलेंगे डिबेट तो है चलिए दूसरी मेरे साथ, जगह, मैं प्लीज। आपको अपने खर्चे में लेके जाऊंगा अपने गांव में, देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे। तो वो छोड़िए, आपने थोड़ा सा नल सुन की बात, लीजिए। हर घर जल की बात बताई। आज आप गांव में जाइए, जबकि उसकी डीपीआर में था कि नल कम से कम 1-1.5 फीट जमीन के अंदर दबना चाहिए था, सारा नल ऊपर था। आज लोगों ने वो नल निकाले, तो पानी तो उसमें आता नहीं है, क्योंकि आपने जो हमारे नेचुरल स्रोत है वो स्रोत खोदे, और बाद में वो स्रोत का पानी वहां से लापता। क्योंकि हमारी पुराने पूर्वजों का वो था कि स्रोत को अगर खोद दिया तो वो पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने खनन इतना बड़ा कर दिया कि पानी तो नीचे पहुंच जा रहा है। नल आज की डेट में आपको एक नहीं मिलेगा, सारे नल या तो लोगों ने खनन से पानी नीचे चला जा रहा है, या मकान क्या बोल में रहे लगा पता दिए। नहीं। सच्चाई ये है। दूसरी बात, आपने शौचालय खोले, शौचालय तो बना दिया आपने सरकारी खर्चे से, लेकिन उस सरकारी खर्चे के आदमी, आपने वहां का लोकल आदमी को नौकरी नहीं दी। वहां पे आप उस शौचालय के अंदर घुस नहीं सकते हैं। क्या फायदा उस शौचालय बनाने का, क्या फायदा उस नल की स्कीम का। आपने खेल के ऊपर खर्चा किया, अभी आप खेल का भी बोल रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि औली में जो आपने आइस स्केटिंग रिंग बनाया था, सतपाल महाराज जी थे, उसके नाम भी लिखा हुआ बोर्ड में, उसमें कितने करोड़ों रुपए आपने खर्च किए, आज क्या इस्तेमाल है उसका, क्या रिटर्न आपको उससे मिल रहा है? वो है ही नहीं, वो बंजर पड़ा है, गाय और बकरियां घूम रही है उसमें। तो आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया पहाड़ियों के लिए, आपने कुछ नहीं किया। नौकरियां किसको दी आपने? नौकरियां आपने राजस्थान वालों को दी, और यूपी के बिजनौर वाले जो है पोस्टमैन बन के घूम रहे, और आप बोल रहे हो पहाड़ियों के लिए नौकरी दे रहे। तो बड़ा गेम खेल रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है भाई। 28,000 नौकरियां, 28,000 से ऊपर जो नौकरियां मिली है ना, वो उत्तराखंड के युवाओं को मिली है। गलत मत बोलिए, आप गलत मत बोलिए, बिल्कुल भी टीवी चैनल पर बैठ करके गलत मत बोलिए। सुन लो मैडम सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। नहीं, आप गलत बोलेंगे, आप गलत तथ्यों को रखेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। अगर आप गलत बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना भाई। 1100 मिलते ही 28,000 रुपए। सुन लीजिए, डिग्री बेस्ड नौकरियां बंद कर दीजिए, और स्किल बेस आप उत्तराखंड के अंदर ले आइए। हमारे पुराने लोहार, हमारे औजी, हमारा जो कल्चर था, हमारी जो खेती है, हमारे जो पहाड़ों में उत्पाद है, झंगोरा है, ठीक है ध्यानी जी, मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। कमलेश रमन जी, इन पे बात ध्यानी जी, समय थोड़ा सा कम है। कमलेश रमन जी, इस बात का मैं जवाब ले लेती हूँ। देखिए, हमने मिल्स को भी आगे बढ़ाने का काम किया, हमने मोटे अनाज को मार्केट देने का काम किया है। हम तमाम सारी चीजों को जो है मॉल में रखने का काम करें। हमारी महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए जो हमारा मोटा अनाज है उत्तराखंड का, उसमें चाहे झगोरा हो, कोदा हो, चाहे मोटे चावल हो, लाल चावल हो, तमाम चीजें जो हम जो है उनको देने का काम कर रहे हैं, मार्केट दे रहे हैं। देखिए हम अरे लाल चावल नहीं, फोर्टिफाइड राइस दीजिए। फोर्टिफाइड आयरन इतना बढ़ा दिया गया है कि वो जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है। मेरी बात सुनिएगा, आपने कहा स्मार्ट सिटी पर, तो आप मुझे बताइए, जब आप राजपुर जाते हैं तो कितनी देर लगती है आपको? जब आप चक्रोता रोड जाते हैं तो कितनी देर लगती है आपको? बोलिए, बताइए मुझे। एक बार सुन लीजिए। ये लगातार जिस तरीके से झूठ बोल रही हैं, मैंने इनसे नैना जी एक सवाल पूछा, मैंने क्या झूठ बोला? मुझे एक बात बताइए ना, झूठ क्या बोला? झूठ तो सरासर पूरा कांग्रेस बोल रही है भाई। आप मुझे बताया ना, अगर कोई बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। एक बार बात कंप्लीट करने दीजिए कमलेश जी। ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी भाई, हरिद्वार से आने में कितनी देर लगती है? देहरादून के अंदर आप अपने कांग्रेस गांव में कितनी देर में पहुंच जाते हैं? चौड़ा हुआ है कि नहीं हुआ आपका रोड? बताइए मुझे। आप चक्रोता रोड चले जाइए, आप चक्रोता रोड में जाके देखिए, आपको चौड़ा कुछ दिखाई नहीं देता। अगर हमने काम नहीं किया होगा तो जनता चलती है ना रोड पर, जनता चलती है ना रोड पर भाई। हम रोजगार दे रहे हैं, हम उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इनको परेशानी हो रही है कि आप तो यहाँ से ला रहे हैं, आप तो वहां से ला रहे हैं भाई। जो महिलाओं को रोजगार मिल रहा है वो उत्तराखंड की है, जो युवाओं को मिल रहा है वो उत्तराखंड की है। आप हाँ, यूकेडी के कांग्रेस के लोगों को नहीं मिल रहा रोजगार, वो बेरोजगार है। कांग्रेस के यूकेडी के भाई और बहन इसलिए बेरोजगार है क्योंकि राजनीतिक दल है, वो बेरोजगार है। उनको जनता रोजगार देगी ना आपको, तो आप जाइए ना जनता के बीच में। हमें जनता ने चुना है, हम जनता के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को, महिलाओं को, हम और समाज कल्याण की जो समाज कल्याणकारी योजनाएं हैं हम लोगों। भैया पेपर, नैना जी, पेपर लीक वाले जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, कांग्रेस की तरह संरक्षण नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। और कोई भी हो, वो कोई भी हो जो गलत करेगा भाई, कानूनी प्रक्रिया में आप क्या करेंगे? कानून की प्रक्रिया में आप क्या करेंगी नैना जी, मुझे बताइए। या आशीष जी क्या कर लेंगे, या हमारे पंकज जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। भाई कोर्ट का काम तो कोर्ट में होगा ना, तो कोर्ट के काम में सरकार क्या करेगी? उनका काम है जेल भेजना, वो जेल जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से कोई नहीं बचता है नैना जी।
कोई भ्रष्टाचारी हो, मेरा एक कोई छोटा भी सा व्यक्ति सवाल हो, है। डीआईजी ऐसे ही नहीं सस्पेंड हो गए, मेरा एक उन्होंने छोटा किया सा ना सवाल है, तो हुए ना, क्या पूछने कांग्रेस की में अनुमति दम था? मिलेगी? आप आशीष मुझे जी, बताइए ना, आपका कांग्रेस में आपका- हिम्मत थी क्या? नहीं, कांग्रेस में मैं हिम्मत थी क्या किसी कमलेश डीआईजी अवस्थी को? की बात कांग्रेस से ने सहमति संरक्षण करता दिया हूँ। हमेशा, करते हैं। मैं कांग्रेस ने कमलेश हमेशा अवस्थी की बात पोषित से किया इस है, मुद्दे पर सहमत हूँ। पोषित किया है भ्रष्टाचारियों को। जब- और नकल जब की आप बात कर रहे हैं, हिम्मत के वो बारे में, कांग्रेस ठीक के है। समय पर आशीष था, जी, वो ठीक है, कांग्रेस सुन के लीजिए, समय पर थे कमलेश जी, नकल सुन विरोधी। लीजिए। हम्म, ठीक ठीक, आशीष जी देखिए जल्दी से। हाँ, मेरा छोटा सा ही सवाल है। मुझे बताइए मैं ना, क्या कमलेश आपने अवस्थी एक की भी बात अधिकारी से को जेल में डाला जिन्होंने सुन भ्रष्टाचार लीजिए। किया? हाँ, मैं आप बता बताएं रहा हूँ मुझे। बता रहा हूँ ठीक है, पूछ लेते हैं, कोई पूछ बात लेते नहीं। हैं। आप एनएच जैसे का ही आप घोटाला, अंदर जाएंगे, एनएच का पता नहीं घोटाला क्या-क्या। यही है ना, सब जानते हैं एनएच का घोटाला। हाँ, ये बात मुझे लगता अपने है इन्होंने कैबिनेट व्हाट्सएप मंत्रियों खोल का लिया है एक ना, बार और आयशा व्हाट्सएप में संपत्ति का देख कर जांच पढ़ती करवा जा लीजिए, रही पता है। चल जाएगा कितना घोटाला हुआ है। ध्यानी और जी, एक अगर बार सिलेबस आशीष से आप कंप्लीट करने दीजिए, फिर आती हूँ करवा आपके पास। लीजिए। ध्यानी जी। जी, ध्यानी जी 1 सेकंड में ज्यादा समय लूंगा, 10 सेकंड का समय लूंगा। मेरा कमलेश जी ने अभी कहा कि कांग्रेस और यूकेडी के लोग या और दलों के लोग बेरोजगार थे। मैं धामी जी का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस में बहुत सारे बेरोजगार थे, उन्हें आपने अपने यहाँ रोजगार देने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि कांग्रेस में तो बेरोजगार थे, उनके पास कुछ काम नहीं था। आज भाजपा में क्या बैठकर उनको कांग्रेस रोजगार मिला के है, भाई बहनों तो के बच्चे नहीं मैं लगे होंगे क्या? धामी जी का धन्यवाद दूंगा। और जो आपने 28,000 रोजगार बताए है ना, अभी पिछले हफ्ते ये 23,000 बता रहे थे और 1100 नियुक्ति पत्र दिए, सीधे 28 पर पहुंच गए। अगर 1,500 और नियुक्तियां हो गई तो सीधा भाई 35,000 पे पहुंच जाएंगे। 26,000 हम देखिए, पहले दे चुके नहीं, थे, नहीं, अब इस समय 28,000 हमारी नियुक्तियां आप हमने बच्चों को संविदा दी है। कर्मचारियों को और ये रोजगार आंकड़ा गिन है, रहे आप हैं। गूगल पे जाइए ना, आप यहाँ पे आप मुझे अज्ञानता की तरह बताइए मत बैठिए, कितने आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सारा निकल जाएगा। आशीष जी निकालिए ना, मेरा गूगल एक से सवाल, निकाल लीजिए। मैं गूगल से नहीं, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की और वेबसाइट से निकालता हूँ। दूसरी मुझे बात है, गूगल आप की जरूरत विभागों नहीं में है। जाइए, विभागों से आंकड़े नहीं, निकाल अगर लीजिए आप कहाँ सुन पे नहीं कितना सकते, रोजगार मिला, पता लग अगर जाएगा। आपके अंदर कोई बीमारी पैदा हो गई है कोई, पहले। तो आप जरा आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके अपना इलाज करा लीजिए, ज्यादा बोला मत कीजिए, सुन भी लिया भाई कीजिए। आयुष्मान से आप सबका प्रवक्ता है फ्री ना, में इसलिए इलाज मैं हो कह रहा रहा है, हूँ। कांग्रेस का भी फ्री में इलाज हो रहा है 5 लाख से। कांग्रेस भी फ्री में इलाज कर रही है, नहीं कर रही है आयुष्मान से। और मैं मेंटल नहीं हूँ, मेंटल आप है, 1800 करोड़ रुपए खर्च आपकी किए। मेंटल हेल्थ खराब है आशीष जी, आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, आप जाइए आयुष्मान से अपना इलाज खुद का करवाइए। इलाज करने के लिए। आशीष जी, समय सीमा नहीं थोड़ी होना है। कम है, आखिरी सवाल ले लेती नहीं, हूँ। कमलेश मैंने जी, इनसे- आखिरी सवाल का जवाब, क्या ये बजट सच में युवाओं महिलाओं के लिए सही साबित होने वाला है या नहीं? क्योंकि महिलाएं भी परेशान है उत्तराखंड में, तो युवा भी परेशान है। क्या ये सही साबित होगा या नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल होगा, ये मैं सही इस पे साबित नैना ही जी नहीं एक लाइन होगा, बोलना बल्कि चाह रहा इसका था। लाभ मिलेगा लोगों को, हमारी मातृशक्ति को, युवाओं को, सबको लाभ मिलेगा, कोई भी इससे 3% वंचित नहीं कमीशन रहेगा। है वो। सब इसमें जो है लाभकारी होगा, सिद्ध होगा, सबके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, समाज कल्याणकारी योजनाएं हैं। और मुझे लगता है कि आशीष जी को आयुष्मान से अपना मेंटल हेल्थ का इलाज करवा लेना चाहिए। नहीं आशीष जी नहीं, को आप अपना इलाज करा लीजिए, आप अपना इलाज करा लीजिएगा। बीजेपी अपने एडवर्टाइजमेंट मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई, आप अपना इलाज करवाओ, क्योंकि आपकी जरूरत है इलाज आपने की। काम किया होता, काम आशीष किया जी, एक बार होता। सवाल पूछने दीजिए मुझे, मैं आती हूँ नहीं, आपके पास। कमलेश अमन जी, कहीं एडवर्टाइजमेंट पे तो ज्यादातर पैसा खर्च नहीं कर देगी बीजेपी पिछली बार की तरह? बताइए मुझे कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बताइए ना। 1800 लेकिन जब करोड़ बजट रुपए पेश खर्च होगा, किए हैं। हाँ, जब बजट पेश होगा, बजट पेश होगा तो टीवी चैनलों पे तो चलेगा ना, लाइव चलेगा ना। नहीं कर रही, आप ही कह रही है क्या? ये कांग्रेस ने दिया ना, 1800 करोड़ कांग्रेस ने दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा। हाँ, तो ये कांग्रेस ने दिया है। RTI है, 1800 करोड़ रुपए फूक दिए उन्होंने। आशीष और जी, वो दिया भी उनको है, आशीष जी, आखिरी जिनका सवाल था, रजिस्ट्रेशन क्या ही नहीं महिलाओं था। के लिए, मतलब युवाओं के पैसे लिए वहाँ दिए, वहाँ से ये उनका बजट 10% काट जो के है वो बाकी सही अपनी रहने जेब में वाला रख है लिए। या नहीं? ध्यानी जी, आखिरी सवाल। आशीष जी, आखिरी देखिए सवाल। इस बजट में महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसपे इन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार और अधिक उनको जो अनुदान है वो दिए जाने की बात कही गई है। लेकिन वास्तव में देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। यहाँ पर और कांप महंगाई जाएगी से ना, राहत आशीष देने सहनी का जी की उपाय- जीवा कांप जाएगी यहाँ पे बोलने देखिए, के जी, आखिरी सवाल है, एक डिबेट आपके साथ अकेले में रख लूंगी मैं। बोलने दीजिए। देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है और महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या उनके बच्चों की शिक्षा है। उत्तराखंड में महिलाएं बहुत कामकाजी भी हैं, होटल का संचालन भी करती हैं, ट्रैवल एजेंसी का संचालन भी करती हैं, तो उसमें जो कठिनाई है वो वास्तव में महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। महिलाओं के हित के लिए इन्होंने कहा महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। मुझे बताओ, महिलाओं को के पर बलात्कार करने वालों का तो जन्मदिन मना रहे हैं, इन पे भरोसा कौन करेगा? महिलाओं का जो बलात्कार करने के आरोपी है वो उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनके गुण गाते हैं, और अगर कांग्रेस आलोचना करे तो कांग्रेस का पुतला फूंकते हैं। इसलिए इनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित है नहीं।
छात्राएं सुरक्षित है नहीं। मैं अंकिता ठीक है। भंडारी के एक मामले का उल्लेख करूंगा कि अंकिता भंडारी की हत्या केवल इसलिए हुई क्योंकि वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स लॉकडाउन में पूरा नहीं कर पाई। इस सरकार ने कोई आर्थिक सहायता नहीं की। ठीक है, ठीक है। ध्यानी जी क्या कहेंगे? पहाड़ों आखिरी में सवाल है सबसे देखिए। पहले तो ये बजट का, पहाड़ों में अगर आप वाकई ही पहाड़ हित हैं तो अभी बजट सत्र जो है हमारा गैरसैंण में होने वाला है। मेरे तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि एक बार डिक्लेयर कर दें कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं, इसको हम अस्थायी राजधानी बनाएंगे 27 से पहले, तो बजट हमारा अपने आप ठीक हो जाएगा, पलायन अपने आप खत्म हो जाएगा, रोजगार अपने आप बढ़ जाएंगे, आय के स्रोत अपने आप बढ़ जाएंगे। बस एक ही रोड़ा है कि आप जो है अगर वाकई ही पहाड़ियों को खुश करना चाहते हैं, पहाड़ियों को पलायन रोकना चाहते हैं, तो बजट सत्र से पहले ही अनाउंस कर दीजिए कि हम आज से शुरुआत करेंगे, गैरसैंण हमारी राजधानी होगी, सारी परेशानी हमारे दूर, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक, शिक्षा ठीक, पलायन मुक्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ध्यानी जी। पंकज जी क्या कहेंगे? आखिरी सवाल, महिलाओं और युवाओं को क्या मिलने वाला है इस बजट में? देखो नैना, पहली चीज तो हमें ये समझनी होगी कि ये केंद्रीय बजट है, स्टेट का बजट नहीं है। केंद्रीय बजट में उत्तराखंड का मेंशन है, वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि इसीलिए मैंने पूछा कि सभी महिलाओं को, सभी युवाओं को क्या मिलेगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए उस बजट में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। सरकार ने जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाया है, आपदा प्रबंधन में 2400 करोड़ 990 करोड़ दिए सर, हैं। 57,000 करोड़ का बजट काट के 17,000 करोड़ कर दिया। जल जीवन मिशन पे झूठ मत बोलिए। 57,000 करोड़ का बजट काट दिया है महाराज। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? धराली में डेड बॉडी अंदर है। नहीं सर, नहीं नैना जी, 57,000 करोड़ का बजट काट कर 17,000 करोड़ कर दिया है, उसमें उपलब्धि बता रहे हैं। आपने अपनी बात रख ली, एक बार उनको भी अपनी पूरी बात रखने दीजिए। पंकज जी नहीं, मैंने उनको टोक दिया कि 57,000 करोड़ का बजट काटकर 17,000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है आप बीजेपी का प्रवक्ता एक बार आप सुन लीजिए, समझ करिए पंकज जी। नहीं, आप बजट काटने को उपलब्धि बता रहे हैं। सेंटर का है। जब आपको ये पता है, अरे जब सेंटर का बजट कर दिया तो स्टेट में क्या अंडा मिलेगा? सेंटर में 32 स्टेट है। आप सुन तो लीजिए कम से कम। सेंटर में 32 स्टेट है, एक स्टेट नहीं है उत्तराखंड। जिस दिन स्टेट का होगा उस दिन हम सरकार की आलोचना करेंगे। और मैंने पहली वाली वक्तव्य में सरकार की आलोचना करी है कि नहीं मिला, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप जो है स्टेट बजट का जो खतरा हो गया अपने ऊपर है वो सेंट्रल बजट में करिए। आशीष जी सुन लीजिए, इस तरीके की इन्वेस्टर समिट जैसी, देखो सरकार का फेलियर का है। इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसी जितना हमारे पास बजट आया वो कितना लैंड हुआ ये पता है? नहीं हुआ, वो सरकार का फेलियर है। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा, केंद्र ने सही करा, लेकिन हमारी स्टेट की गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन में कितने घोटाले करे। अब हॉस्टल की और हॉस्पिटल की बात है, सेंटर तो दे रहा है लेकिन ऋषिकेश एम्स की हालत क्या है सबको पता है। अब आगे धक में मिल भी जाएगा तो उसका स्टेट गवर्नमेंट कैसे उसको प्रायोरिटाइज करती है, वो चीज है। अब किच्छा में तुमने सैटेलाइट सेंटर खोल दिया, एक ऋषिकेश में, दूसरा किच्छा में। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और टिहरी वाला कहाँ जाएगा? तो ये चीजें हैं, ये सेंटर का बजट है। सेंटर का बजट में स्टेट का मेंशन हुआ है, स्टेट को कुछ चीजें मिली हैं, लेकिन इस सरकार की मेन जो परीक्षा है वो स्टेट बजट में। स्टेट बजट सरकार कैसा निकालती है, स्टेट बजट में क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि सेंटर में 36 स्टेट है, यूटीज को मिला के 36 स्टेट है, उनको सरकार ने देखना है उसमें पूरे में। और उत्तराखंड केवल 1% ऑफ जल जीवन मिशन में दिल्ली पे क्या खर्च करेंगे देश का। नहीं, पिछला जो बजट था, मैं बोल सकता हूँ, ये 10% सुन लीजिए, फाइनल है वैसे भी, आखिरी सवाल है। अगर 1% पे सरकार इतना दे रही है, टोटल जनसंख्या का 1% है उत्तराखंड पूरे देश की, स्टेट के बजट में देखिए, और इस पे वॉचडॉग रहिए दोनों पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टी की। सरकार को जो ये मिला है, सरकार उसको धरातल पे कितना उतारती है, उसके लिए सरकार की आलोचना, और उसके लिए सरकार का तुम जो है रोड मैप देखो क्या करती है। क्योंकि अभी हमारे पास आने वाला है स्टेट का बजट गैरसैंण में, उसमें देखिए, उसमें सरकार की जो आलोचना करनी है करिए। लेकिन सेंटर ने, केंद्र सरकार ने अगर 1% ऑफ पॉपुलेशन के लिए इतना बजट दिया है तो वो कहीं ना कहीं सराहनीय काम है। लेकिन हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेलियर है, उसको आप सेंटर को दोष नहीं दे सकते हो। इनकी जो योजनाएं हैं, इनकी जो चीजें हैं, उन पे हम स्टेट बजट में सरकार के ऊपर बात कर सकते हैं। पिछले साल का बजट, ठीक है, पिछले साल का बजट 13%, 13.34% ज्यादा मिला था 23-24 के हिसाब से। लेकिन क्या किया,
थराली में आज भी डेड बॉडी यही- अंदर पड़ी हुई है, निकालने का तक नहीं हुआ। बिल्कुल, ये आप लोगों का काम है, अपोनेंट पार्टी का काम है कि सेंटर का बजट मिला था उसका क्या हुआ। आज जब बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी, ये उस टाइम पे आपको उठाने चाहिए थे मुद्दे, या सरकार से आप डायरेक्ट बातचीत करिए, सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करिए कि सेंटर तो दे रहा है, स्टेट क्यों नहीं ले रहा है। तो ये तो आप लोगों का काम, अपोनेंट पार्टी का। बीइंग एनालिस्ट मेरा काम है कि सरकार ने क्या दिया और कहां लैकिंग हुई है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ है। जल जीवन मिशन को 28 तक बढ़ाया गया है, आपदा प्रबंधन में 990 करोड़ दिया गया है, बजट आवंटन जो हर स्टेट का होता है वो 24,000 करोड़ अभी सेंटर उत्तराखंड को देगी। वो 24,000 करोड़ का ये कैसे काम करेंगे, ये आप लोगों का काम है सरकार का क्रिटिसाइज करना, तो सोलर सब्सिडी क्यों खत्म की, क्वेश्चन करना। सोलर ठीक है सब्सिडी आपने राजस्थान दिया जो है 60,000 करोड़ आखिरी है। सवाल था, फिर से डिबेट में जुड़ जाएंगे, फिर से चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बजट तो हर साल आता है, लेकिन आम जनता का हाल वैसा ही बेहाल है। सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार, इनकी कमी आज भी जमीनी हकीकत में नजर नहीं आती है। ये बात सच है। जैसा कि चर्चा में आपने सुना, बहुत सी बातें इसमें हुई हैं। अब जनता खुद सोचने लगी है कि आखिर चूक कहां हुई है और क्यों वादों का असर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। आज की बहस ने यही साफ कर दिया है कि बड़े ऐलान और जमीनी हकीकत के बीच बहुत दूरी है। असली परीक्षा तो अब आने वाले समय में होगी। क्या बजट 2026 वादों को हकीकत में बदल पाएगा या सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा, यह आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए News 31 के साथ। नमस्कार।